नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 2 पढ़ेंगे, फूलों का नगर। आइए शुरू करें। यदि हमारे आसपास फूल ही फूल हो तो भला कौन सा पक्षी है जो नहीं आएगा, कौन सा मनुष्य है जो मोहित न हो जाएगा। एक सच्चे शिष्य ने अपने गुरु की सीख का पालन किया और फूलों का नगर बनाया, अपने मित्र को भी सही रास्ता दिखाया। आइए यह कहानी पढ़ते हैं। उच्चारण अभ्यास। गुरुकुल, आश्रम, राजकुमार, आज्ञा, अहिंसा, शर्मिंदा। बहुत पहले की बात है, एक प्रसिद्ध गुरुकुल था जहाँ दूर दूर से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और वहीं रहा करते थे। गुरुजी बिना भेदभाव के सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम किया करते थे। सभी छात्र उनकी बहुत सेवा करते थे, परंतु 2 राजकुमार विक्रम और शौर्य दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम में काम किया करते थे। तो अब हम इसका अर्थ समझाते हैं। बहुत पहले की बात है कि एक प्रसिद्ध गुरुकुल था और वहाँ पे दूर दूर से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और वहाँ के जो गुरुजी थे वो बिना भेदभाव के सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम किया करते थे और उनकी बहुत सेवा किया करते थे। परंतु वहाँ पे 2 राजकुमार विक्रम और शौर्य दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम में काम किया करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 2 बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा कि मैं तुम दोनों के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम मेरी ये 2 बातें मानोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपदा और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा का अवश्य मानेंगे। दोनों राजकुमार ने गुरुजी की बात को मानने के लिए स्वीकार कर लिया। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों जहाँ तक हो सके युद्ध न करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। गुरुजी ने मुस्कुराकर यानी प्रसन्न होकर उन दोनों राजकुमार से क्या कहे कि किसी को मारना नहीं और सदा प्रकृति से प्रेम करना और उनकी रक्षा करना। दोनों राजकुमार ने सिर झुकाकर गुरुजी को धन्यवाद दिया और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। राजकुमार विक्रम गुरुजी की आज्ञा का पालन अधिक दिन से न कर सके। राजा बनते ही उन्होंने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उनके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया। बारिश ना के बराबर होने लगी और आए दिन सूखा पड़ने लगा। तो जो ये राजकुमार है विक्रम, उन्होंने गुरुजी की आज्ञा का पालन अधिक दिनों तक नहीं कर सके और पेड़ पौधों को कटवाकर नगर बसाने लगे। धीरे धीरे उनके नगर में सूखा पड़ने लगा। दूसरी ओर राजकुमार शौर्य को अपना वचन याद था। उन्होंने राजा बनते ही शिकार पर पूरी तरह से रोक लगा दी और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वे जब भी कोई खाली जमीन देखते वहाँ फूलों के बीज रखवा देते। कुछ ही दिनों बाद वहाँ रंग बिरंगे सुंदर फूल उग जाते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। तो बच्चों देखिए, ये जो शौर्य नाम के राजकुमार थे, उनको अपना गुरुजी की वचन याद था और उन्होंने जगह जगह पेड़ पौधे लगवाना शुरू कर दिए थे। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था और जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिलने लगे और कोई फूलों को नहीं तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती थी और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते थे। जब चारों तरफ फूल खिलते थे तो लोग
ठगे से होकर के उसको देखते थे और उस पे रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती थी। एक दिन राजा शौर्य अपने दरबार में बैठे हुए मंत्रियों से महत्वपूर्ण मामले पर बातचीत कर रहे थे कि तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा विक्रम ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। वे अपनी विशाल सेना सहित आक्रमण करने वाले हैं। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गए कि युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा का क्या होगा। महामंत्री ने निवेदन किया, महाराज, अगर आपको हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हमको बंदी बना लेगा। यह सुनकर राजा शौर्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वे बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चले गए। वे रात भर यही सोचते रहे कि युद्ध को कैसे टाला जाए। तो बच्चों, राजा शौर्य जो है वो अपने मंत्रियों से कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और राजा से बोला कि दूसरा राजा उनके राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यह बात सुनकर राजा को बहुत चिंता हुई और वे ये सोचने लगे कि इससे तो प्रजा पर बहुत नुकसान होगा और बहुत चिंता सताने लगी राजा को और अपने सैन्य कक्ष में चले गए और रात भर यही सोचते रहे कि इस युद्ध को कैसे टाला जाए। टाला मतलब रोका जा सके। सुबह की पहली किरण के साथ वे उठकर बगीचे में चले गए। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसके बाद राजा बेफिक्र हो राजमहल में चले गए। शाम के समय राजा विक्रम ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया। नगर की खूबसूरती देखकर वे अचंभित रह गए। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हवा के साथ साथ झूम रहे थे। बेला, गुलाब, मोगरा और चमेली के फूल खिल रहे थे और चारों ओर भीनी भीनी सुगंध फैली थी। मालती के गुच्छे लता के सहारे दीवारों पर चढ़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उन्हें कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो वे फूलों के जादुई संसार में आ गए हो। तभी उनके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। तो बच्चों, राजा विक्रम ने सीमा पर हजारों सैनिक को लेकर प्रवेश कर दिया, लेकिन बागों की खूबसूरती और देखकर वो अचंभा में पड़ गए। चकित हो गए कि तरह तरह के गुलाब, बेला, मोगरा, चमेली फूल खिले हुए थे और उन्हें लग रहा था कि मैं फूलों की जादुई संसार में आ गया हूँ। तभी उनके सेनापति ने कहा कि महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए, अब हमें लड़ाई करना चाहिए। चलिए आगे देखिए। हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए विक्रम सेना सहित आगे की ओर बढ़े। जैसे ही सेना आगे बढ़ी, लाखों मधुमक्खियां ने उन पर धावा बोल दिया। सैनिकों की तलवार भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट काट कर लहूलुहान कर दिया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच मधुमक्खियों ने विक्रम को काट लिया। बच्चों, जब विक्रम सेना सहित अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़े तो मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया, यानी अचानक हमला कर दिया। सारे सैनिकों को लहूलुहान कर दिया और उसने विक्रम को भी काट लिया। उनका शरीर सूजकर गुब्बारे की तरह फूल गया। उनका संतुलन बिगड़ने लगा और वे घोड़े से नीचे गिर पड़े। उनका सिर किसी नुकीले वस्तु से टकराकर और वे बेहोश हो गए। तो बच्चों, जब मधुमक्खी ने राजा विक्रम को काट लिया तो उनका शरीर पूरा फूल गया था और उनका संतुलन बिगड़ने लगा। तभी वे घोड़े से नीचे गिर गए और उनकी सिर किसी नुकीले वस्तु से टकरा गई और वो बेहोश हो गए। आने पर उन्होंने स्वयं को राजमहल में पाया। राजा शौर्य
उनके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। विक्रम की आंखों से आंखों से आंसू बह निकले। वे रूधे हुए गले से बोले, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुमने मेरी रक्षा की। तो बच्चों, जब राजा विक्रम को होश आया तो वो अपने को कहाँ पाए? राजमहल में पाए। और उनके सिर के तरफ माथे पर हाथ फेरते हुए राजा शौर्य नजर आए उनको। यह देख राजा विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रूंधे हुए गले से बोले कि मैं तो तुम्हें मारने आया था, पर तुमने तो मेरी ही रक्षा की। शौर्य ने उसके आंसू पोंछते हुए बोले, मैंने हमेशा गुरु जी की सीख पर अमल किया है, अहिंसा ही मेरा धर्म है। तो शौर्य ने क्या कहा कि मैंने हमेशा गुरु जी के दिए हुए वचन पे अमल किया है और अहिंसा ही मेरा धर्म है। चलिए अब हम अगला पृष्ठ पढ़ते हैं। यह सुन विक्रम शर्मिंदा होते हुए बोले, पर जब तुम्हें पता था कि मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूँ तो तुम अपनी सेना लेकर मुझसे युद्ध करने क्यों नहीं आए? विक्रम शर्मिंदा होते हुए बोले और बोले कि तुम्हें जब ये पता था कि मैं युद्ध करने वाला हूँ तो तुम अपनी सेना को लेकर युद्ध करने के लिए क्यों नहीं आए? इस पर शौर्य मुस्कुराते हुए बोले, मेरी मधुमक्खियों की सेना गई तो थी तुमसे लड़ने, और देखो उन्होंने मेरे वर्षों पुराने मित्र को एक बार फिर मुझसे मिला दिया। तो बच्चों देखो, शौर्य मुस्कुराते हुए क्या कह रहे हैं कि मेरी मधुमक्खियों की जो सेना थी वो तुमसे लड़ने के लिए गई तो थी, जो कि मेरे बिछड़े हुए मित्र से मुझे मिला दी। शौर्य ने विक्रम के चेहरे पर अचरज की भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए। गुस्से में वे सारी मधुमक्खियाँ तुम सब पर टूट पड़ी। शौर्य ने कहा कि तुमने देखा कि मेरे बगीचे में बहुत सारी फूल पेड़ लगे हुए हैं और हर कदम पर सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना हमारे बगीचे के अंदर आई तो मेरे सैनिकों ने छिपकर गुलेलों के छत्ते पर पत्थर मारी और छिप गए, और वे मधुमक्खियाँ गुस्सा तुम पे टूट पड़ी। वे मधुमक्खियाँ गुस्सों से तुम्हारी सेना के ऊपर टूट पड़ी। शौर्य की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर विक्रम हैरान रह गए और बोले, मुझे माफ़ कर दो मित्र। यह सुनकर शौर्य बहुत प्यार से बोले, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो, किंतु अपने साथ बोरों में फूलों फलों के बीज भी तुम्हें ले जाने होंगे। तुम मिट्टी में इन्हें दबवा देना, ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊँ। शौर्य ने प्यार से कहा कि मैं तुम्हें जाने तो दूंगा, पर खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी राज्य की स्थिति जानता हूँ। इसीलिए तुम जितना चाहो यहाँ से धन लेके जाओ और साथ में बोरे भर के फूलों और फलों के बीज भी लेके जाओ, कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो देखूँ और तुम्हारा राज भी हरा भरा पाऊँ। विक्रम अपने मित्र शौर्य के प्यार को देखकर खुशी के मारे रो पड़े और बोले, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। दोनों मित्र खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। उन्हें हंसता देखकर सभी हंस पड़े। बाहर फूल हंस पड़े, पक्षी हंस पड़े दिए और भीनी भीनी महक चारों ओर फैल गई। तो बच्चों, जब शौर्य का प्यार देखा विक्रम ने तो खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे राज्य की तरह बनाऊंगा। फिर ये सब देखकर दोनों मित्र खिलखिलाकर हंस पड़े और उन्हें देखकर जो बागों में फूल खिले थे, फूल पौधे
पंछी सब हंस पड़े और भीनी भीनी चारों तरफ से फूलों की सुगंध आने लगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गई होगी। इस पाठ को समझकर अपने शब्दों में इसकी कहानी लिखें और इससे क्या सीख मिलती है वो लिखें। धन्यवाद।